आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ रिफॉर्म्स के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले डीआरडीओ में रिफॉर्म करने के लिए विजय राघवन कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे जिनको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। अलग अलग न्यूज चैनल्स की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको कंसोलिडेट करके हम लोगों ने एक बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश की थी और जब उस कंसोलिडेटेड पिक्चर को हम लोगों ने एक्स के ऊपर पोस्ट किया था तो प्रोफेसर विजय राघवन की तरफ से ही हम लोगों को बताया गया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो करेक्ट नहीं है। देखिए, इस कमेटी के साथ में हम लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी कि डीआरडीओ को लेकर रिफॉर्म किए जा रहे हैं लेकिन डीआरडीओ का वहां पर किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बात ऐसी ही हो गई कि आपके बारे में डिसीजन लिए जा रहे हैं और आपको अपने पॉइंट्स रखने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। प्रैक्टिकली 4 लोग बैठकर डिसाइड कर लेंगे कि ये बंदा डिटेल्स में नहीं जाता है, इस वजह से इसको इंजीनियरिंग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसको मीडिया में डालो। दूसरा बंदा मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर रेटरिक चलाता है, तो चलिए इसको किसी पार्टी के मीडिया सेल में डाल देते हैं। इनफैक्ट जब क्रिमिनल के ऊपर केस किया जाता है और उसको लेकर सुनवाई होती है तो वहां पर क्रिमिनल भी मौजूद होता है और उसको भी अलाउ किया जाता है कि वो अपने पॉइंट्स रखे। यहाँ पर हम लोग देश की सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। इस समय देश में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो 3-4 सरकारी लैब्स को छोड़कर कहीं नहीं हो रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो इस समय स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट्स काफी इनोवेटिव होते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग बाहर के प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाते हैं और मेक इन इंडिया प्रोसीजर्स में लूपहोल ढूंढकर उसका फायदा उठाते हैं। देखिए, ये बात सच है कि जिस तरीके का नॉलेज बेस डीआरडीओ के पास में मौजूद है उसको ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ और ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। ऐसे में उन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है और पॉजिटिव चेंज सबको वेलकम करने चाहिए। इनफैक्ट डीआरडीओ की तरफ से उन रिकमेंडेशंस को वेलकम किया गया, लेकिन इशू कहां पर है उसको समझिए। देखिए, इस समय डिफेंस में रिसर्च की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो अपने खुद के पूरे प्रोडक्ट्स बना सके, वो भी डीआरडीओ के लेवल के। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की तरफ से डिफेंस में कई कोशिशें की गई, जैसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, स्पेशल पर्पस व्हीकल एक्सेट्रा। लेकिन डीसीपीपी यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल छोड़कर कोई भी मॉडल काम नहीं किया। और ये डीसीपीपी एक ऐसा मॉडल है जहां पर छोटी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को टेक्नोलॉजी मिल रही है और वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं। वैसे अगर इस पूरे प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो दिसंबर 2022 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर कहा गया था कि डीआरडीओ की तरफ से लगभग 67 प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइंस को मीट नहीं किया गया था और यहाँ पर टाइम ओवररन हुआ है। जो लोग डिफेंस एंड रिसर्च समझते हैं उनको पता होगा कि लगभग हर एक प्रोजेक्ट में टाइम ओवररन होता है और अगर आपको टाइम ओवररन बचाना होता है तो आप वहां पर कॉस्ट एडिशनल ऐड करते हैं। भारत में ये ऑप्शन होते नहीं है और फैसिलिटीज के नाम पर भी हम लोगों को पूरी की पूरी फैसिलिटीज दोबारा बनानी पड़ती हैं। पर्सनली मेरा यहाँ पर मानना था कि अगर आप डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल यूज करते हुए टाटा, कैस्ट्रॉल, एटैक्स जैसे प्रोडक्ट बना रहे थे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस काम करते हुए प्रोसेस को छोड़कर बाकी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते थे, जैसे कि टेस्टिंग फैसिलिटीज। आज की तारीख में आपको किसी भी वेपन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए समर का इंतजार करना पड़ता है, विंटर का इंतजार करना पड़ता है, स्नोफॉल, रेनफॉल एक्सेट्रा। ये चीजें लैब में सिमुलेट हो सकती हैं और ऐसी फैसिलिटीज के साथ में आप टाइमलाइन बेहतर मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए डीआरडीओ की तरफ से इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को रिव्यू किया गया है और वो कुछ पॉइंट्स पर अग्री भी करते हैं। जिन पॉइंट्स पर डीआरडीओ अग्री करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से एक वर्किंग कमेटी बना दी गई है, लेकिन इशू वहां पर नहीं है। इशू है कि जहां पर डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं उनको डिस्कस किए बिना या एड्रेस किए बिना अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम लोग एक बड़े डिजास्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। मीडिया ने बड़ी ही सफाई से यहाँ पर रुस्तम वाला एग्जाम्पल लेकर पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि डीआरडीओ जैसी लैब को ड्रोन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं उनकी इस बात पर अग्री करता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और कौन ड्रोन बना रहा है भारत में? अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन ये तीनों तरफ से आनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ और फोर्सेस। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि एक ही गन 7.62 और 6.8 दोनों फायर कर सके और उसके बाद वो गन बना भी दी जाती है तब भी आप उसको इंडक्ट नहीं करते हैं, तो परेशानी कहां पर है? ये पूरे विश्व में एक इकलौता ऐसा एग्जांपल था जहां पर इस तरीके की गन की रिक्वायरमेंट मांगी गई थी। और दूसरी चीज, प्रोजेक्ट शुरू होता है और आप फंड्स के ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो तीनों कंपोनेंट्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में मुंह नहीं है उसको टारगेट करके अपनी सारे फेलियर्स उसके ऊपर फोड़ देना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखिए, मीडिया टाइप का रेटोरिक बहुत आसान है, लेकिन डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है तो डीआरडीओ की तरफ से इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की जो हैंड होल्डिंग की जा रही है वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।